बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और हुसैन साहब सुपर एक्साइटेड उठे सुबह सुबह, क्योंकि आज के दिन उनके दोस्तों ने हमारे घर आना था, तो ज़ाहिर है एक्साइटमेंट की बात तो थी। उसके बाद उन्होंने अपने टास्क का डब्बा खोला और उसमें से टास्क निकला, फीड द एनिमल। Good. Feed animal. अब बताइए ज़रा, एनिमल कहाँ से लाएं हम? मैंने उसे कहा कि बेटा, इंसान भी सोशल एनिमल होता है, इफ्तारी के टाइम पे हमें खजूर खिला देना, तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा। पर वो नाराज़ हो गए। अल्लाह का शुक्र घर में कुछ मछलियाँ थी जिनको दाना पानी डालने से ये टास्क पूरा हुआ, वरना तो हम इस बर्फ़ के पहाड़ में कहीं ढूंढते फिरते गुलहरी को कि किसी न किसी तरह उसको फीड करा दें और आज का काम अंजाम को पहुँचाएं। तो बस जी, घर में छोटे बच्चे हों तो इस तरह के मामला तो चलते ही रहते हैं, है ना। आज की इफ्तार नॉर्मल इफ्तार से थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली थी, क्योंकि हमने जिन्हें बुलाया था बस एक ही फैमिली थी। हुसैन के दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी अम्मा से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों के दोनों बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको फ्राइड आइटम ना खिलाए जाएं, बल्कि इनको प्रॉपर हेल्दी खाना खिलाया जाए जो उनकी किसी भी तरह की डाइटिंग रिक्वायरमेंट में जो है वो हर्डल ना बने। तो एक मैंने मसाला तैयार कर लिया, नमक मिर्च हल्दी टिक्का पाउडर और जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं उनको डाल के खूब अच्छा चटपटा सा एक मसाला बना दें। और चिकन के टिक्का पीसेस लिए, उसमें कट लगा के उसको मैरिनेट करके रख दिया है। दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बनाएं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली नहीं है। तो इसमें टिक्का मसाला है, साथ में नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर डलेगा, थोड़ी सी लाल मिर्च डलेगी और ओरिगैनो। और अगर आप चाहें तो इसमें रोज़मेरी या कोई भी अपनी मर्ज़ी की हर्ब डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप काली मिर्च भी डालेंगे, ताज़ी कुटी हुई भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और तेल। इसका मैरिनेशन आपने गोश्त के वेट के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। तो रोज़े की हालत में मैरिनेट ना करें, पहले मैरिनेट करें, ये बना के इसको चख लें कि ये टेस्ट में कैसा लग रहा है। अगर ये चटपटा मज़ेदार सा है तो बस परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जिस चीज़ को हमने मैरिनेट करना है वो बहुत बड़ा गोश्त का पीस है। तो जब भी आपने ब्रिस्किट बनाना है उसको आपने कट्स लगा लेने हैं। मैंने आपको पहले भी ये बना के दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लिंक शेयर करने से अच्छा है कि मैं आपको पूरी रेसिपी ही दिखा दूँ। तो इस तरह से काफ़ी ड्राई मसाला बनेगा और इसमें आपने अच्छी तरह से जो है वो गोश्त को कोट कर देना है। इसको आप या तो ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, या फिर आप इसे कम से कम 6 से 8 घंटे तो रखेंगे ही रखेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने गोश्त का मसाज करना है और इसके ऊपर हर तरफ मसाला कोट हो जाना चाहिए। और इसको जब आप मैरिनेट कर लेंगे तो आपने बेकिंग से पहले, जब आपने इसको बेक करना है उससे पहले आप इसके ऊपर, बल्कि इनफैक्ट होना ये है कि आपको इसके नीचे प्याज टमाटर या कोई और सब्जियां अगर आपको पसंद है तो वो उनका एक बेड बनाना है। ठीक है, तो वो गोश्त के नीचे रखना है और गोश्त का पीस उसके ऊपर रखना है, ताकि जब ये अवन में बेक हो तो नीचे से वेजिटेबल्स जो हैं वो बेड की तरह काम करें। लेकिन मैं इसको उल्टा कर दूंगी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे रखा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन क्वार्टर कप पानी डाल के इसको मैंने पैक कर लिया है। इस गोश्त को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 7 से 8 घंटे हो गए थे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आपने टाइट पैक करना है कि इसके अंदर की स्टीम किसी भी तरह से ना छूटे, ये कहीं से भी लीक ना हो। और प्रॉपर बेकिंग डिश में आपने इसको रखना है। ये स्लो कुक होगा और इसको पकने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए। तो जी, हमने तकरीबन 6 से 8 घंटे गोश्त को मैरिनेट किया था और ये सुबह 12 बजे का टाइम है जो मैंने इसको इस तरह से पैक कर दिया है। तो अभी इसकी फ़र्दर कुकिंग मैं आपको आगे दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें दिखाने लगी हूँ जो कि कॉस्टवे ने मुझे भेजी हैं। हर चीज़ वही है जो मुझे चाहिए थी। पिछले बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि रमज़ान के दिनों में ना मैं कुर्सियों को बेसमेंट में रख दिया करूँ और यहाँ पे कोई स्टूल या बेंच होना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए जो है वो मूव करना चीज़ों को आसान हो। जल्दी से अंदर टक कर दिया टेबल के नीचे, और खुली जगह हो, नमाज़ पढ़ने की भी जगह हो, सहरी इफ्तारी के टाइम पे मूव अराउंड करने की भी जगह बहुत खुली हो। तो इसलिए मुझे बहुत अरसे से एक बेंच की
बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेंच आ गई है और इस बेंच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसको असेंबल करना बहुत आसान था। इसको आप एज़ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ टेबल भी यूज़ हो जाएगी। बाहर मेहमान आए हों अगर तो ये एक्स्ट्रा सीटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो है इसके बारे में मैं बहुत ही डबल माइंडेड थी कि आई डोंट नो हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पूरे जितने भी इसके बारे में ख़यालात थे वो बदल गए। ये ग्रिडल है और ये ग्रिडल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसके ऊपर आप पका सकते हैं, आप इसको एज़ इट इज़ अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। इसकी पूरी एक मैनुअल है जिसमें क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन और हर चीज़ क्लैरिटी से बताई हुई है और इसके साथ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सामान आया है, उसमें उसकी तार है और ये ड्रिप ट्रे है जो कि यहाँ पे फिट हो जाएगी कि आप ऊपर कुकिंग करेंगे तो जितना भी ऑयल है या एक्स्ट्रा फैट है या कोई लिक्विड है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये अंडा फ्राई करने के लिए है कि इसके अंदर आप अंडा तोड़ के डालेंगे तो वो बिल्कुल राउंड शेप में फ्राई होगा। इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो स्पैचुलास इन्होंने दिए हैं इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए या फिर जो भी स्पैचुला रगड़ नहीं खाएगा या इसको ख़राब नहीं करे वही आपने इस पे इस्तेमाल करना है, चाहे वो वुडन हो, रबर हो, सिलिकॉन हो, यानी कि मेटालिक चीज़ें इस पे इस्तेमाल ना की जाएँ जो कि ऑब्वियस है इसकी कोटिंग ख़राब हो सकती है। बड़ा अच्छा इसके अंदर डायल दिया हुआ है, उससे टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं और ये बहुत तेज़ गर्म हो जाता है भाई, प्रॉपर गोश्त पका सकते हैं आप इस पे, ये ऐसे मजाक नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम आउटडोर पिकनिक वगैरह पे जाएं तो इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं और इसके ऊपर बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। नान जो हम गरम करते हैं वो गरम कर सकते हैं। बस एक पावर आउटलेट होने की ज़रूरत है, तो ये आउटडोर पिकनिक्स के लिए भी फर्स्ट क्लास है। तो हुसैन साहब तो बड़े एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि अम्मा मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मुझे सहरी इसी पे बना के दिया करें। मैंने कहा गुड आइडिया, इसी के ऊपर अंडा और पराठे वगैरह सेके जा सकते हैं। तो जब भी इसे यूज़ करूँगी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और हाँ, ये गिफ्ट देने के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकता है। अब आते हैं एक और मज़ेदार किस्म की चीज़ में और ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्काउंट कोड और डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उसको यूज़ करके ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कॉशवे से मंगवा सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लैंप है। इसको भी मंगवाते हुए मैं थोड़ी-सी डबल माइंडेड थी क्योंकि इसके शेड जो हैं वो शीशे के हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं कि कैसे लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन माशाल्लाह जब ये एक दफ़ा असेंबल हो गया तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही एलिगेंट सा लैंप है। तो हमारे पास नॉर्मली ट्रेडिशनल स्टाइल के लैंप्स हैं और मैं वैसे भी पसंद करती हूँ, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे खूबसूरत शेड्स वाले और बड़े-बड़े लैंप अच्छे लगते हैं, मगर ये अपनी ही इसकी एक लुक थी। तो मैंने इसको माशाल्लाह असेंबल करने के बाद कॉर्नर में रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि दिन में इसका लुक डिफरेंट था और रात में डिफरेंट, यानी कि ये ना जला हुआ हो ये तब भी प्यारा लग रहा था और जलने के बाद तो ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो ये नेक्स्ट आइटम है इसका मुझे इतनी बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह अब आगे ज़ाहिर रमज़ान की दावतें हैं, ईद हैं, तो मेहमानों की आमदोरफ़्त तो रहेगी। तो मुझे शू रैक एक चाहिए था और जिस जगह पे हमने शू रैक इस वक्त रखा हुआ है तो बिल्कुल उसके मेजरमेंट के हिसाब से हमने इसको कहा कि ये वाला शू रैक परफेक्ट रहेगा। तो हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ी है अपने बेटे की क्योंकि ये असेंबल करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब ये असेंबल हो गया तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और इसकी ड्रॉअर भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, ओपन और क्लोज़ करना बहुत आसान है। ऊपर अलग से जगह बनी हुई है, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग तो नहीं, डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं अपने कीज़ के लिए या जब आप घर से बाहर होते हैं तो आपके हाथ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर्स होते हैं, चाबी होती है, चश्मा होता है, तो इन सबको रखने के लिए आप बड़े आराम से एक अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चारों चीज़ें थीं, तो मैं रिकमेंड करूँगी हाईली कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।
और जी जब मैं वापस आ रही थी तो अचानक से मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। वो कार्टून्स में होता था ना कि एक बल्ब सा जल जाता था, यानी कि एक आइडिया आया। पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं और अपने घर में बहुत एहतियात से खाते पीते हैं, तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जब कोई उन्हें दावत में बुलाएगा तो कोई अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें बनाएगा, तो उस दिन को वो अपने लिए चीट डे बनाते हैं। तो मुझे एकदम से ख़्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए आज का दिन चीट डे हो और मैं तो कुछ फ्राई आइटम बना ही नहीं रही। तो झटपट मैंने यहाँ पे पकौड़ों के लिए सारी सब्जियाँ काट के नमक मिर्च मसाला डाल के रख दिया है। फ्राइंग के टाइम पे इसमें बेसन डालूँगी। उसके अलावा भी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह काट ली ताकि हम थोड़ी-सी जो है वो दही फुल्की और चनों की चाट बना लें। ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाई थी, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रही। और इस छन्नी के बारे में इतने सवाल आ रहे थे, कहाँ से ली है, कैसे ली है? तो बस जी ये डॉलर स्टोर से मिली थी। है ये तकरीबन $5 की, महंगी नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा तुक्का लगता है कि अच्छी चीज़ आए तो आपने ख़रीद ली। तो बस ये आलू बॉयल किए हुए हैं, चने हैं, साथ में दही फुल्कियाँ हैं। इनको मिक्स करेंगे। दही के अंदर चीनी, नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। तो हाफ़ दही को डाइल्यूट करके ऊपर से डाल के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोक कर लें सारे दही को। और सर्विंग से जस्ट पहले इसके ऊपर वेजिटेबल और बचा हुआ आधा दही डालेंगे, तो हमारी बड़ी अच्छी सी दही फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो जनाब कहाँ सोचा था कि बस जल्दी से जो है वो 1 डेढ़ बजे अवन ऑन करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे पकने के लिए चीज़ें, और हमारी सहरी नहीं, हमारी अफ्तारी प्लस डिनर तैयार हो जाएगा। और कहाँ मैंने वो दौड़ लगाई, सारे पे फ्रूट्स निकाले, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डाल के पानी में भिगो के रखा है। इस तरह से इनके ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कुछ भी लगा हुआ हो, वो सब कुछ उतर जाता है। तो अच्छी तरह से आप इनको भिगो के, धो के, साफ़ कर लें और उसके बाद काटें। तो ये आड़ू था, तो हम सिर्फ 2 ही आड़ू लेकर आए थे क्योंकि ये आड़ू इस टेक्सचर का था जैसे सेब होता है। इसको काटते हुए मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान के आड़ू कितने जूसी होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना? इसी तरह से नाशपाती, हमारे घर में कभी नाशपाती नहीं आई, लेकिन उस दिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दावत के चक्कर में हम लेकर आए। और ये भी ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे अपने वालिद साहब याद आ रहे थे कि वो पता नहीं किस इलाके की बात करते थे कि वहाँ की नाशपाती को कहते हैं बग्गू गोशा। और मैं इतना हँसती थी, मैं कहती थी बग्गू गोशा कैसा नाम है? तो वो कहते थे मुँह में घुल जाती है, इतनी अच्छी नाशपाती होती है। मगर यहाँ की नाशपाती भी सेब जैसी है, कोई उसमें नरमी नहीं है। लेकिन एक ब्राउन नाशपाती मिलती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, मगर वो उसमें टेक्सचर अच्छा नहीं होता। आई डोंट नो। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, और ख़ुसूसन फल और सब्ज़ियाँ तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी हैं। तो बस जी ये सैलेड था, इसको भी काट लिया मैंने और कवर करके रख दिया। कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने रायता बनाया था, उसको भी कवर करके रख दिया क्योंकि अब वक्त कम था और मुकाबला सख्त। अपने लिए मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम इकट्ठे कर लिए थे, तो ज़ाहिर है अब दौड़ तो मैंने लगानी थी। तो तकरीबन 1:15 के करीब मैंने दाल उबलने के लिए रखी चने की, और ये ब्रिस्किट चला गया अवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये अगले 3 घंटे तक पकेगा, यानी कि हल्की आंच पे इसने पकना है। और फिर मैं आ गई टेबल की तरफ, और मैंने सोचा था कि मैं अपने रेड कलर के कोई बर्तन निकालती हूँ, तो उनके साथ मैंने सोचा वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करूँ। फिर मुझे ये रनर नज़र आया। तो चूँकि मैं पाकिस्तानी फलों को लेके ही काफ़ी अफसरदा थी कि कितने अच्छे फल होते हैं वहाँ पे, तो मुझे याद आ गया कि देखें ज़रा इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली कितने कपड़े हमने पहने हुए हैं, है ना? घरों में लोग बनाते थे और बेचा करते थे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी रहें अच्छे रहें। और आप कहेंगे कि ये क्या कर रही थी? तो ये दुबई में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी, तो एक दफ़ा हमने घर चेंज किया तो उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया था। तो बहुत अरसा इस्तेमाल भी किया इसको, ज़ाहिर है बहुत बहुत यूज़ हुआ ये। और फिर हमारे साथ पैक होके कनाडा भी आ गया। लेकिन आने में ना इसके जो कैंडल स्टैंड थे वो टूट गए। जो मिडल वाला कैंडल स्टैंड है ये इसका ओरिजिनल स्टैंड था, और बाकी 2 जो कैंडल होल्डर सॉरी वो टूट गए। तो फिर अब मैंने उन्हें रिप्लेस किया रेड कलर से, ताकि वो हमारी रेड थीम के साथ मैच हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई नुकसान हो भी जाए तो उसको किसी ना किसी तरह से आप पूरा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ख़्याल है ना? अगर मैं उन्हीं को लेके दुखी रहती तो क्या मज़ा था लाइफ़ का।
तो ये हमने टीमू से मंगवाई हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। इसको बल्कि मैंने दीवार पे लगाना था पर मैं भूल गई, मैं पीछे रख के बस जहन से ही निकल गई बात। लास्ट दावत में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए, और एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि जब हम चिकन बेक करते हैं तो उसका ये जो इंजर पिंजर बच जाता है तो बहुत चिकन वेस्ट हो जाता है, तो उसका आप क्या करती हैं सबीन? अच्छा, पहले तो मैं भी कुछ नहीं किया करती थी भाई, सच्ची बात है। मैं अपने मियाँ से कहती थी जितना गोश्त निकलता है निकाल दें, बाकी फेंक दें। लेकिन मैंने एक यहीं पे कैनेडियन ब्लॉगर हैं उनको देखा, और वो अपनी टर्की को जो है वो इंस्टेंट पॉट में बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ डाल देती थी, उसका इंजर पिंजर, और उससे स्टॉक निकाल के फ्रीज़ करती थी। तो उससे मुझे ये गोल्डन आइडिया आया कि मैंने इस इंजर पिंजर में पुलाव के सारे मसाले खड़े डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल के इससे यखनी निकाल ली। प्याज ब्राउन करके देखें, उसमें मैंने यखनी डाल दी है, और जितना भी गोश्त इसमें से निकल सकता था वो भी मैंने निकाल के फ्रीज़र में रख दिया था। तो आज चूँकि मेरा ब्रिस्किट के साथ बिल्कुल प्लेन राइस सर्व करने का इरादा था, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने बहुत चेंजेस किए। मैंने सोचा नहीं, इसके साथ मैं चिकन वाले यखनी वाले चावल बनाती हूँ। बहुत हैवी ड्यूटी चावल नहीं बनाते, लेकिन बहरहाल उसमें यखनी का फ्लेवर भी होगा और चिकन भी होगा। तो देखें, इस तरह से आपका बड़ा अच्छा सा पुलाव तैयार हो जाएगा। तो अगर आप कभी बनाएं फुल चिकन तो परेशान ना हो, आप उसके इंजर पिंजर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप चने डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, मैंने कैप्सिकम डाली है ताकि खुशबू और कलर अच्छा लगे। तो बस ये हमारे बेसिक से चावल तैयार हो गए। बिल्कुल प्लेन बघारे हुए चावल बनाने से बहुत बेहतर है कि आप ये चावल बना लें। और इसको काबुली पुलाव का टच देने के लिए मैंने गाजर को बारीक बारीक काटा और उसको ज़रा सा फ्राई किया है, और फ्राई करके मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अभी तेल गरम है, इसके अंदर मैंने नट्स और किशमिश डाल दी है। बहुत ज़्यादा नट्स की भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो देखें, तकरीबन 3 घंटे के बाद, नहीं अभी 2.5 घंटे हुए थे, तो 2.5 घंटे के बाद इसमें से बहुत खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा मैं इसको खोल के देखूँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा गल गया हुआ था। लेकिन जैसा मैं चाह रही थी कि रेशा रेशा अलग हो, वैसा नहीं था। तो बल्कि ये गलती है, ये मुझे 3 घंटे पे ही खोलना चाहिए था, मगर आपको पता है ना, फिर टेंशन हो रही होती है इंसान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। लेकिन मैंने इसको दोबारा से पैक किया, और चिकन जब मैंने बेक होने के लिए रखा तो उसके साथ ब्रिस्किट भी अंदर ही रहने दिया। तो जैसे 40-45 मिनट में चिकन बन के निकला, हमारा ब्रिस्किट भी 40-45 मिनट्स मज़ीद पका। तो जी ये सब काम करने कराने में जो है वो हमारे 4:15 बज गए थे, और 4:15 बजे मैंने इसको लूज़ली रैप करके अवन में रख दिया। दोनों चीज़ों को अवन में ही रहने दिया। चावल मैंने पका लिए हुए थे, तो यानी 4-4:15 बजे मेरा खाना मुकम्मल तौर पे तैयार था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, और बर्तन वगैरह जो अगर निकालने थे तो वो निकाले। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आई, और आते ही जो है वो फिर मैंने 5-5:15 बजे के करीब दही के अंदर, दही फुल्कियों के अंदर सब्जियां डाली, और उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा दही था वो डाल के रख दिया, ताकि जिस वक्त हमारे मेहमान आए तो उस वक्त हमें कोई दौड़ भाग ना करनी पड़े। आप में से किसी ने कहा था कि चने की दाल में प्याज टमाटर डालें और मुख्तलिफ़ चीज़ें डालें। मुझे पता है कि चने की दाल की चाट कैसे बनती है, लेकिन मेरे ससुराल का ट्रेडिशन यही है। बिल्कुल उबली हुई दाल, उसके अंदर आप नमक, हरी मिर्चें पिसी हुई और खूब सारा लेमन जूस डालेंगे। बस इसमें कोई तेल, कोई घी कुछ नहीं जाएगा, और ना ही कोई सब्जियां मसाले जाएंगे। ये अपने ओन पे ही बहुत बहुत माशाल्लाह मज़ेदार होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई छोलों से अच्छा ये है कि इस दफ़ा चने की दाल बनाई जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह पसंद भी बहुत आई, और मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगती है। और जनाब तकरीबन 5:15 बजे के करीब मैंने पकौड़े बनने के लिए रख दिए थे, और एयर फ्रायर के अंदर रोल और समोसे भी बेक होने के लिए रख दिए थे। मैं इन्हें भी फ्राई वैसे करना चाह रही थी क्योंकि शक्ल ज़्यादा अच्छी होती है, हल्का सा खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ जाता है। लेकिन अगेन हमने कहा कि ज़रा सा कॉन्शियस रहें और चीज़ों को डीप फ्राई होने ना दें।
तो कहने को तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ डिनर की दावत करनी थी, लेकिन बस हमारे दिमाग के फतूर, मैंने कहा ना बाबा, रोल समोसे पकौड़ों के बग़ैर कोई इफ्तारी नहीं होती। तो ये भाग भाग के आखिरी टाइम पे काम किया। तो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, अगर आप लोगों ने ये इंतज़ाम करना हो तो फिर आप ब्रिस्किट में भी ना पड़िएगा, क्योंकि फिर वो बहुत 4 घंटे का काम है। जितने बड़ा आपने ब्रिस्किट बनाया है उसमें आप 2 सालन बहुत आराम से एक दिन पहले पका के रख सकते हैं। तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा का मेन्यू बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा था, हमें भी बड़ा पसंद आया, बच्चों को भी पसंद आया, आई होप हमारे मेहमानों को भी पसंद आया, कह तो रहे थे अच्छा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी कभी कभी करनी चाहिए, जिसमें आपको कोई सालन कोई चीज़ पकानी ना पड़े और हर काम आपका अवन कर दे। माशाल्लाह इतने अच्छे खजूर के बॉल हमारी फ्रेंड जो लास्ट टाइम आई थी इफ्तार पे वो बना के लेकर आई थी, और ये बड़े सिंपल हैं। नट्स और खजूर को आपने एक जगह ग्राइंड कर लेना है, उनके बॉल बना दें, उन्हें खशखश में रोल कर दें और सिंपल। तो वो बड़े हिट रहे, सबको बड़े पसंद आए, सबने शौक़ से खाए और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का भी बड़ा मज़ा आया। और जब आप लोगों ने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाना हो ना, तो फिर आप सिंगल फैमिली ही बुलाएं तो अच्छा लगता है, आपको बात करने का भी मौका मिलता है, बैठने का भी मौका मिलता है। माशाल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। बस ठीक है, हम भी आ रहे हैं। हुसैन साहब तो इतने एक्साइटेड थे कि उस दिन उन्होंने अफ्तारी तक नहीं की, वो तो बस दौड़ते भागते ही रहे। तो मेरा तो हमेशा इफ्तार का फेवरेट कॉम्बिनेशन ये है कि फ्रूट चाट ली और उसके ऊपर दाल डाली और उसे मिक्स करके खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बहुत नेमतें अता फ़रमाई हैं। जो उसने दिया है उस पे हमेशा राज़ी रहना चाहिए, ताकि आपके रिज़्क़ में मज़ीद बरकत हो। आमीन सुम्मा आमीन। बस उसके बाद की तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। हम दोनों दोस्तों ने थोड़ी सी गप्पे लगाई, नमाज हुई मगरिब की, और उसके बाद खाना लेकर आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है वर्किंग डे की दावत थी। तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे तो सबने सुबह सहरी में भी उठना है और फिर उसके बाद अपने अपने कामों पे भी जाना है। तो पुलाव की आप शक्ल देख लें, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। पहले मैंने सोचा था कि इसको ब्रिस्किट के नीचे पुलाव बिछाऊंगी और ऊपर से गोश्त रखूँगी, लेकिन फिर इसमें चिकन डालने की वजह से उसका लुक डिफरेंट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जो है वो बेक चिकन भी कितना अच्छा तैयार होके निकला है। और अगेन बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको अवन में ही रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पे, और ये बिल्कुल गर्म था। तो आप लोग 4 बजे से चीज़ें पका के 7 बजे भी सर्व करेंगे तो वो गर्म ही होंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस अवन को इस्तेमाल किया करें। बहुत थोड़ा सा सॉस मैंने ऊपर से डाला क्योंकि बच्चे थे तो मुझे पता नहीं था कि उन्हें मिर्चें ना लगे। और ये देखिए शो स्टॉपर हमारा ब्रिस्किट, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ये अच्छा बना था। मैंने थोड़ी देर इसको ऊपर से ग्रिल कर दिया था ताकि इसके ऊपर ये डार्क सा कलर आ जाए। फिर इसको आप लेमन जूस के साथ और धनिया हरी मिर्चों के साथ, हरी मिर्चें वैसे मैंने नहीं डाली थी कि बच्चे खाएंगे, और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा खाना आपका तैयार हो गया है, और उसमें आपने बिल्कुल कोई देगची का इस्तेमाल नहीं किया है, सब कुछ अवन में ही बना है। ऐसे ठीक है, या थोड़ा खोल दो। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप चाहें तो अपने पुलाव को भी अवन में दम दे सकते हैं, यानी कि लिटरली ये पूरी की पूरी दावत बग़ैर चूल्हे के तैयार हो सकती थी। यहाँ पे हमने मटन की कढ़ाई बनाई थी, और उसके अलावा जो है वो आपके सामने पूरा का पूरा मेन्यू है, टेबल सेट हुआ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से दावत अपने अंजाम को पहुँची, यही कहना चाहिए। और हमारे मियाँ जो हैं वो बेचारे इस ड्यूटी पे लग जाते हैं कि चिकन भी काट के वो देते हैं, तो गोश्त भी निकाल के वो देते हैं। तो अब आप ज़रा इसका धुआँ चेक करें, आप यकीन करेंगे कि ये 1 बजे से पक रहा था, ये 4:15 साढ़े 4 बजे तक अवन में था, उसके बाद मज़ीद ये हल्की आंच पे अवन में था, क्योंकि आपने इसको इतना अच्छा पैक किया हुआ है कि 8 बजे साढ़े 8 बजे भी उसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं। आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा दावत का व्लॉग शेयर किया था, तो यकीन माने यूट्यूब पे मेरे अलावा हार्डली 1 या 2 दावत के व्लॉग होते थे, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल विदाउट एनी टेबल सेटिंग। मैंने उस व्लॉग में राइज़र्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि कैसे डब्बों को औंधा करके रख के आप कपड़े से कवर करके अपने घर में ही बिल्कुल बुफ़े वाला लुक दे सकते हैं। वो वीडियो बहुत चली, और माशाल्लाह उसके बाद तो हर जगह दावतों की रेल पेल हो गई। अब हर जगह पे सस्ते महंगे हर तरह के राइज़र भी मिल रहे हैं। हम लोग कितनी प्यारी प्यारी अपने घरों में दावतें भी कर रहे हैं, जो कि कोई ख़ास बात है नहीं,
आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप उसे अच्छा नहीं खिलाते? खिलाते हैं ना। तो बस ये तो बचपन से होता आया है, बल्कि सालों सदियों से होता आया है कि जब कोई आपके घर मेहमान आता है तो उसकी ख़ास खातिरदारी की जाती है। सोशल मीडिया ने बस ये किया है कि लोगों के घरों में भी खिड़कियां खोल दी हैं। अब आप हर एक के घर के अंदर झांक सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस घर में रहने वाला कैसा है और वो आपको क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे असल इम्तिहान मेरे और आपके कैरेक्टर का है। सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को चूज़ कीजिए जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसे देख के डिप्रेशन होता है, महरूमी का एहसास होता है, कमी का एहसास होता है, तो वो हमारे लिए नहीं है। याद रखें, अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है वो बेस्ट है, क्योंकि वो बेहतरीन जानने वाला है। उसने आपको जो रिसोर्सेज दिए हैं वो आपके लिए बेहतरीन है। बस अपनी नीयत को खालिस उसके लिए कर लीजिए, मेहमानदारी किया करें, सुन्नत रसूल भी है। और यकीन माने आजकल का ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दिखाएं और सिखाएंगे तो कल ये बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे हम अपने पैसे दावत पे क्यों खर्च करें, बाहर जाके डिनर क्यों ना कर लें हम लोग। तो हम ये तो नहीं चाहते ना। तो अपनी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाइए अपने बजट में रहते हुए। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों ढेर रिस्क दे, आसानी दे, हर बुराई से और बुरी नज़र से महफूज रखे और इस रमज़ान को हमारे लिए खैर और बरकत के बाइस बना दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।